राधे राधे आप सभी को। कल हम लोग समास में कर्मधारय समास पढ़े थे। उससे पहले हम लोग बहुव्रीहि समास को खत्म किए थे। पिछले वाली क्लास में हम लोग समास के 4 भेद होते हैं, जिसमें से बहुव्रीहि और कर्मधारय को हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास को। बहुव्रीहि और कर्मधारय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो द्विगु समास को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची, वह समास, परिभाषा पे भी ध्यान देना है। परिभाषा पूछता है कि किस समास की परिभाषा है ये, तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची शब्द तथा उत्तर पद संज्ञा हो। ठीक, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। हम बताए थे कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है, तो ये ध्यान देना है। ठीक, और इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसके भेद का भी नॉर्मल बात है कि उसके भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु, तो इनके भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे। क्लियर है? तो परिभाषा ध्यान देनी है कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक, ऐसे भी एक बार टेस्ट में प्रश्न आया था कि वो कौन सा समास है। नहीं, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची है, तो उसका उत्तर पद क्या होगा? उसका उत्तर पद संज्ञा होगा। ये ध्यान देना है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर पद संज्ञा होगा। पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा होता है, वहां द्विगु समास होता है। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अब देखिए, द्विगु, द्विगु का अर्थ क्या होता है? द्वि मतलब दो गायों का समूह को द्विगु कहते हैं। ठीक, द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है, ये ध्यान देना है। जो द्विगु शब्द है इसमें भी द्विगु समास है। द्विगु शब्द है, इसमें भी द्विगु समास है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो द्विगु 2 गायों का समूह, इसका होगा विग्रह, और द्विगु में भी द्विगु समास ही है। अष्ट धातु, अष्ट धातुओं का समूह, मतलब 8 धातुओं का समूह को अष्ट धातु कहते हैं। चौराहा, 4 राहों का समाहार। ठीक, एक तरफा, एक ही तरफा है, जो इसको ध्यान देना है। एक तरफा कंफ्यूज करेगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफा आ जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें भी द्विगु है। हाँ, एक तरफा में भी द्विगु समास है। चौबारा, 4 दरवाजों वाला भवन। चौबारा किसे कहते हैं? 4 दरवाजों वाला जो भवन होता है उसे चौबारा कहते हैं। चौबारा में भी द्विगु समास है, ये ध्यान देना है। चौकड़ी, चौकड़ी, चौकड़ी 4 कड़ियों वाली। चौकड़ी 4 कड़ियों वाली, चौकड़ी पे विशेष ध्यान देना है। चौकड़ी पे विशेष ध्यान देना है कि 4 कड़ियों वाली में भी द्विगु समास होगा। ठीक, आप हमें ये बताइएगा कमेंट में कि चौलड़ी में कौन सा समास है। चौलड़ी में आप बताइएगा कमेंट में कि चौकड़ी में तो द्विगु है, चौलड़ी में कौन सा समास है। ये पूछ भी चुका है कई बार टेस्ट में, या फिर और कई जगह में मिलता है ये। चौलड़ी में समास बताइएगा कौन सा है। चौकड़ी में तो द्विगु समास है। ठीक, तो द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है, अष्ट धातु में द्विगु समास है, चौराहा में द्विगु है, एक तरफा में द्विगु समास है, चौबारा में है, चौकड़ी में है, इन सभी में द्विगु समास है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है 6 माही। आगे है 6 माही। आगे है 6 माही। ठीक, तो 6 माही में द्विगु समास है। 6 माही का अर्थ होगा 6 माह के बाद आने वाली। 6 माह के बाद आने वाली को छमाही कहते हैं। और छमाही में कौन सा समास है? इसका विग्रह हम ऐसे नहीं करेंगे कि 6 माहों का समाहार को छमाही कहते हैं, नहीं। छमाही का विग्रह ऐसे होगा कि 6 माह के बाद आने वाली, 6 माह के बाद आने वाली को छमाही कहते हैं, और छमाही में द्विगु समास है। तिकोना, 3 कोनों का। तिकोना 3 कोनों का जो होता है उसे तिकोना कहते हैं, और तिकोना में भी द्विगु समास है।
तिमाही, तिमाही में भी द्विगु समास है। 3 माह के बाद आने वाली, 3 माह के बाद आने वाली को तिमाही कहते हैं, इसमें भी द्विगु समास है। तिराहा, चौराहा अभी पढ़े थे ऊपर, तिराहा में भी द्विगु है। 3 राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज में भी द्विगु है। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। अठन्नी क्या होता है? 8 आनों के समाहार को अठन्नी कहते हैं। और अठन्नी में भी द्विगु समास है, ये मोस्ट है। अठन्नी में भी कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, इसको ध्यान देना है। अठन्नी में द्विगु समास है। दुगुना, 2 बार गुना, दुगुना पे भी ध्यान देना है। 2 गुना, 2 बार गुना। दोगुना में कौन सा समास है? द्विगु समास है। दोगुना में द्विगु समास है। दुपहिया, दुपहिया, 2 हैं पहिए जिसके, इसमें भी द्विगु है, या 2 पहियों वाला भी हो सकता है। तो दुपहिया, 2 हैं पहिए जिसके, या 2 पहिया वाला। ठीक, तो इसमें भी द्विगु है। तो छमाही में, तिकोना में, तिमाही में, तिराहा में, अठन्नी में, दोगुना में, दुपहिया में, सब में द्विगु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे एग्जाम्पल देखिए। दोबारा, दोबारा का अर्थ क्या होगा? 2 बार। दोबारा का अर्थ होगा 2 बार। तो दोबारा में भी द्विगु समास है। दो मंजिला, 2 है मंजिले जिसकी, उसमें भी द्विगु समास है। दुमट, दुमट का अर्थ होता है 2 प्रकार की मिट्टी, इसको ध्यान देना है। दुमट, दुमट 2 प्रकार की मिट्टी। तो दुमट में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। दुलड़ी या दुलड़ा, तो 2 है लड़ी जिसकी। ठीक, 2 है लड़ी जिसकी, तो इसमें द्विगु है, लेकिन चौलड़ी में बताइएगा आप लोग क्या होगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह को नवरत्न कहते हैं। और नवरत्न में भी द्विगु समास है। नौलखा, नौलखा का अर्थ ये नहीं होगा कि 9 लखा स्पेशल हार होता है, नहीं। 9 लखा का अर्थ होगा 9 लाख मूल्य का। ठीक, 9 लाख मूल्य का बहुत चीज हो सकता है, केवल हार ही नहीं होता है कि स्पेशल लगा देंगे हम बोबरी, नहीं। 9 लखा, इसका अर्थ विग्रह होगा 9 लाख मूल्य का। 9 लाख मूल्य का को 9 लखा कहते हैं। 9 लाख की कोई भी वस्तु हो सकती है। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समूह को पंचरात्र कहते हैं। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। पंचवटी, 5 वटों के समूह को पंचवटी कहते हैं। तो दोबारा, दुमंजिला, दुमट, दुलड़ी, नवरत्न, नौलखा, पंचरात्र, नवरात्र, पंचवटी, सब में द्विगु है, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अब। द्विगु समास के एग्जाम्पल इतने ही लिखे हैं, क्योंकि ये समास थोड़ा इजी होता है। जितने भी समास है, सबसे आसान अगर कोई समास है तो द्विगु समास है। सोचे क्या झूठे का टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो समझ में आता ही है। तो इसके काम भर एग्जाम्पल जितना देना चाहिए था उतना लिखे हैं, और आप लोगों को ये आता भी होगा समझ में। जो जो मुझे टफ लगा एग्जाम्पल वो हम लिखे भी हैं। ठीक, तो इतना इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उसमें द्वंद्व के भेद पढ़ेंगे कि वैकल्पिक है, इतरेतर है, सामूहिक है, तो उसमें थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे। क्योंकि द्वंद्व पूछेगा तब तो बता लेंगे, लेकिन जब द्वंद्व का भेद पूछ देता है कि इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है कि इतरेतर द्वंद्व है, तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए उसका एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे, थोड़ा देखेंगे। इसको भी आप लोग समझ ही गए होंगे द्विगु को। फिर से एक बार उदाहरण पढ़ दे रही हूँ इसका मैं। द्विगु, अष्टधातु, चौराहा, एक तरफा, चौबारा, चौकड़ी, छमाही, तिकोना, तिमाही, तिराहा, त्रिभुज, अठन्नी, दोगुना, दोपहिया, दोबारा, दो मंजिला, दुमट, दुलड़ी या दुलड़ा, नवरत्न, नौलखा, पंचरात्र, नवरात्र और पंचवटी। ठीक, द्विगु समास यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, वह समास जिसका कोई एक नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो। ये ध्यान देना है कि द्वंद्व समास के समस्त पद प्रधान होते हैं, एक नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अथवा वह समास जिसके सभी पद एक समान महत्व रखते हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, द्वंद्व समास में इसके दोनों पद एक समान महत्व रखते हैं। ये नहीं कि एक कम महत्व रखेगा एक अधिक रखेगा, नहीं।
इसके जो दोनों पद होते हैं वो दोनों समान महत्व रखते हैं। जैसे राजा और रानी, राजा और रानी, तो दोनों को यहाँ पे बराबर महत्व दिया गया है। राजा को भी उतना है, रानी को भी उतना है। ठीक, तो द्वंद्व समास की परिभाषा आप लोग को याद ही होगा, फिर पढ़ भी लीजिए, हम बताए भी हैं कि वह समास जिसका एक पद नहीं अपितु समस्त पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, अब द्वंद्व समास के भेद कितने हैं ये भी ध्यान देना है कि द्वंद्व समास के भेद कितने हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन? इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है। ठीक, इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है और समाहार द्वंद्व है। ये ध्यान देना है कि द्वंद्व के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास पूछता है तो हम बड़ी आसानी से बता लेते हैं, जब लेकिन पूछ देता है कि इसमें कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर है कि वैकल्पिक है कि समाहार है, तो वहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, पर अब नहीं कंफ्यूज होंगे, अब पढ़ लेंगे उसके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को ये। ठीक, तो अब इसके भेद पढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व को हम पढ़ेंगे। तो इतरेतर द्वंद्व में देखिए, वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अपना अलग अलग पृथक पृथक महत्व रखते हों उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता पिता, ये ध्यान देना है, माता और पिता। इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। इसका ट्रिक भी है, ये बहुत अच्छे से इस आज के बाद आप लोगों को इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार में गारंटी है कि अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन में कि इतरेतर और वैकल्पिक और एक मिनट, हाँ, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व में आज के बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे ट्रिक भी दिया है बहुत अच्छा, जिसे एकदम आसानी से हम पहचान सकते हैं। ना कोई परिभाषा, ना कोई रूल, कोई नहीं याद करना है, बस ट्रिक पे ध्यान देना है। ठीक, तो परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा दी कि वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अपना अलग अलग महत्व रखते हो। जैसे माता और पिता है, दोनों लोग महत्व तो है लेकिन अलग अलग महत्व है। क्यों? माता का अलग महत्व है, पिता का अलग महत्व है, दोनों एक ही थोड़े ना है। अब देखिए, इतरेतर द्वंद्व निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 4 स्थितियां हैं, ये ध्यान देना है। या तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा, या केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहेगा, या स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रहेगा, या पुल्लिंग पुल्लिंग रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि इतरेतर द्वंद्व में या स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहेगा, या केवल स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग रहेगा, या पुल्लिंग या पुल्लिंग रहेगा। यहाँ केवल सजीव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है, ये नहीं कि निर्जीव की भी आ जाए तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं, सजीव सजीव लोगों की बात होगी केवल इस ट्रिक पे। ठीक, आगे देखिए, और ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक किंतु बोलने में 2 प्रतीत हों, वहां भी इतरेतर द्वंद्व होता है। पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच और एवं व तथा का प्रयोग करते हैं, ये बहुत मोस्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। इसको इसलिए ध्यान देना है कि विग्रह करके ही हम पता लगा सकते हैं एकदम आसानी से। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व में पदों का विग्रह करते समय और एवं व होता है, इसी को ध्यान देना है कि इतरेतर द्वंद्व में विग्रह करेंगे, अगर विग्रह करने पे और आ गया, ठीक, एवं आ गया और व आ गया, ये तीनों अगर विग्रह करने पे आ गया तो वहां आप लोग आंख बंद करके इतरेतर द्वंद्व लगा दीजिएगा एकदम आसानी से। वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ना, ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक, और एवं व अगर ये तीनों आ गया तो समझ लीजिए कि वहां इतरेतर द्वंद्व है। इससे आसान अब कोई नहीं हो सकता तरीका समझने का। और एवं व अगर विग्रह करने पे और आ गया, जैसे माता पिता, तो माता पिता का हम विग्रह करेंगे तो माता व पिता, या माता एवं पिता, या माता और पिता, इसी तरह से करेंगे, और कोई तरीका नहीं है उसका विग्रह करने का। ठीक, तो ये आ जाएगा तो समझिएगा इतरेतर द्वंद्व है। ये बहुत मोस्ट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर बैठा लेंगे तो फिर द्वंद्व के इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, बहुत गलती भी होता था, समझ नहीं आता था। द्वंद्व तो समझ में आता था कि द्वंद्व समास क्या है,
और जब उसका भेद दे देता था तो तुक्का से काम चलाते थे, तुक्का लगाते थे कि इतरेतर वैकल्पिक द्वंद्व कभी सही होता था कभी गलत होता था। फिर ध्यान दिए कि और एवं और व आ गया यदि तो वहां इतरेतर द्वंद्व होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, अब उदाहरण देख लीजिए इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण भी दिखा देंगे। जितना विग्रह होगा आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि जितना विग्रह होगा सब में और एवं वह ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इतरेतर द्वंद्व में यही होता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का देख लीजिए। पहले हम बताए थे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहता है, ठीक। तो माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, सीता राम, सीता और राम, ठीक। इसमें कौन सा द्वंद्व है? तो इतरेतर द्वंद्व है। आगे देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए। शिव पार्वती, तो शिव और पार्वती, भाई बहन, भाई और बहन, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, भाई बहन, भाई और बहन, दादा दादी, दादा और दादी, नाना नानी, नाना और नानी, राजा रानी, राजा और रानी, ठीक। इसमें भी इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। ऊपर हम पढ़े थे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग था और यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। पहले पुल्लिंग है, शिव पुल्लिंग थे और पार्वती जी स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है। इस यहाँ पहले पुल्लिंग आएगा बाद में स्त्रीलिंग आएगा, ठीक। अब केवल स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का हम देखेंगे। केवल स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे सीता गीता, दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों सजीव हैं। तो सीता और गीता कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व है। राम, रमा और श्यामा, रमा श्यामा, रमा भी लड़की श्यामा भी लड़की, तो रमा और श्यामा यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व है। पुल्लिंग पुल्लिंग देख लीजिए, पुल्लिंग और पुल्लिंग, नल राम युधिष्ठिर, तो इसका विग्रह होगा नल राम और युधिष्ठिर, ठीक। राम श्याम, राम और श्याम। और ये भी ध्यान देना है कि द्वंद्व समास में जरूरी नहीं कि केवल दो ही पद होते हैं। इसलिए परिभाषा में मैंने लिखा है कि समस्त पद प्रधान होते हैं। अब बहुत लोग बताते हैं केवल जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो दो जरूरी नहीं कि केवल दो ही हो। द्वंद्व समास में 3 पद भी हो सकते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे नल राम और युधिष्ठिर है, ठीक। और 2 पद भी होते हैं, तो ये कोई नहीं बनाया गया है नियम कि केवल द्वंद्व में 2 ही पद रहेंगे। इसीलिए परिभाषा में ये कहना अधिक उचित है कि उसके समस्त पद प्रधान होते हैं, क्योंकि 3 पद रहेगा, तीनों प्रधान रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पुल्लिंग पुल्लिंग हम लोग पढ़ लिए कि राम भी पुल्लिंग, श्याम भी पुल्लिंग, तो इसका विग्रह होगा राम और श्याम। यहाँ इतरेतर द्वंद्व है। अब देखिए आगे, ऐसी संख्याएं जो बोलने में 2 प्रतीत हो और लिखने में 1, यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व होता है। ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि ये यहाँ अगर ये आ जाएगा तो ये यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे लोग थोड़ा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा मोस्ट है, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो बोलने में 2 प्रतीत हो लेकिन लिखने में 1 हो, वहां भी इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे 24, तो 24 का विग्रह आपको दे दिया जाएगा करने के लिए, तो जो नहीं पढ़ा रहेगा पहली बार वो तो कहेगा कि इसका विग्रह क्या होगा, लेकिन जो पढ़ा रहेगा वो बता देगा कि 24 का विग्रह होता है 4 और 20, ठीक। यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व है। 36, देखिए बोलने में 1 है लेकिन लिखने में 2 प्रतीत होती है, ठीक। बोलने में 2 प्रतीत होती है, लिखने में 1, सॉरी, लिखने में 1 प्रतीत होती है, पर बोलने में 36 बोलते हैं तो 6 और 30 हम लोग बोलते हैं, पर लिखते हैं 36, ठीक। तो 36 का विग्रह होगा 6 और 30, 57 का विग्रह होगा 50 और 60, 120 का विग्रह होगा 1 और 20, ये ध्यान देना है। 24 का विग्रह 4 और 20 इतरेतर द्वंद्व, 36 का विग्रह 6 और 30, 57 का विग्रह 50 और 60, 120 का विग्रह 1 और 20, ठीक। तो आप लोगों को इतना जरूर ध्यान देना है कि और, एवं और व, ये तीनों अगर आ जाए और अधिकतर और ही आता है तो वहां इतरेतर द्वंद्व होगा। इसके बाद आप लोगों से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना गलती होगी, ठीक। इतरेतर द्वंद्व आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वैकल्पिक द्वंद्व को। इसमें देखते हैं ये क्या है, ठीक। तो वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो, वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। अब स्थितियां देखिए कहाँ होता है ये भी देखना है। अब स्थिति देखिए, नाम ही से परिभाषा है इसकी, तो वैकल्पिक में ही परिभाषा है इसकी। अब स्थिति इसकी 2 बनती है, एक ये बनेगी
और एक ये बनेगी। तो जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो, ये भी ध्यान देना है, वैकल्पिक द्वंद्व कहाँ होगा? जहाँ विलोम शब्दों का समूह आ जाए तो समझिए कि वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होगा। जैसे समास व्यास, समास का विलोम व्यास है, पूछेगा कि यहाँ विलोम कौन सा द्वंद्व है, तो यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व बताएंगे। और फिर दूसरा नियम देखिए, यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हों, दो अलग अलग संख्याएं अगर योजक चिन्ह से जुड़ी हों तो वहां भी वैकल्पिक द्वंद्व होगा। ठीक, और जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहां तो होगा। उसी को हम देख रहे हैं हम लोग। ठीक, पहला वाला स्थिति जो है ये, इसको अब हम लोग देखेंगे। और सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का है कि पदों का विग्रह करते समय बीच में या और अथवा का प्रयोग होता है। वैकल्पिक द्वंद्व को पहचानने का सबसे सटीक तरीका स्थिरेतर द्वंद्व में और व एवं था, और वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा रहता है, दो है, या और अथवा आ गया, या और कामा अथवा ये आ गया तो समझ लीजिए कि वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक, या और अथवा आ गया तो कौन सा द्वंद्व है? तो वैकल्पिक द्वंद्व है। स्थिरेतर द्वंद्व का ध्यान देना है। ठीक, और वैकल्पिक द्वंद्व का सबसे आसान तरीका है पहचानने का। आगे एग्जाम्पल पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, लाभ हानि, तो लाभ या हानि, इसका विग्रह देखिए, या आ गया, यहाँ पे लाभ और हानि नहीं करेंगे हम। अब बीच में योजक चिन्ह लग गया, ये भी एक पहचान है वैकल्पिक द्वंद्व की, बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, तो लाभ हानि, तो इसका विग्रह करेंगे तो लाभ व हानि, या लाभ और हानि नहीं करेंगे, लाभ या हानि इसका विग्रह होता है। जो विग्रह करना जान गया उसका समास कभी नहीं गलत होगा, ये आप लोग जान लीजिए। और विग्रह करना तभी जानेंगे जब विकल्प पे प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण पे प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ये नियम को समझेंगे कि कब क्या रहेगा तो कौन सा द्वंद्व होगा, तो सरल हो जाएगा। तो लाभ हानि का विग्रह होगा लाभ या हानि, वैकल्पिक द्वंद्व है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सजीव निर्जीव, सजीव या निर्जीव, सार्थक निरर्थक, सार्थक या निरर्थक। ये भी देखिए पहला नियम मेरा फॉलो हो रहा है यहाँ पे। लाभ का विलोम हानि है, पाप का विलोम पुण्य है, सजीव का विलोम निर्जीव है, सार्थक का विलोम निरर्थक है। तो विलोम शब्दों का अगर जोड़ा भी दिख जाए आप लोगों को तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व होगा, ये ध्यान देना है। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना तो। अब देखिए आगे देखिए, यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हों। ठीक, अब देखिए क्रमागत संख्याओं के बीच या का प्रयोग अंतराल युक्त प्रथम संख्या से लेकर द्वितीय संख्या तक। ठीक, अब देखिए क्रमागत में हम देखेंगे कि 3 4, तो 3 4 का विग्रह करेंगे तो 3 या 4 होगा। 5 6 का विग्रह करेंगे तो 5 या 6 होगा, बीच में योजक चिन्ह लगा है और क्रमागत भी है ये। अगर अंतराल में हम देखेंगे तो 10 20, तो 10 से लेकर 20 तक, यहाँ भी वैकल्पिक द्वंद्व है। 10 का विलोम 20 होता है, 40 50। ठीक, तो 40 यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो 40 से लेके 50 तक वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक, यहाँ पे भी बीच में डैश रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, भूल गए हैं। तो 10 20 और 40 50, इसमें भी वैकल्पिक द्वंद्व है, ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे बढ़िए, अब वैकल्पिक द्वंद्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीच में या और अथवा रहेगा तो वहां पे वैकल्पिक द्वंद्व होगा। और नियम भी हम बताए ये सब अच्छा कि विलोम शब्दों का समूह हो, ठीक, अलग अलग संख्या योजक चिन्ह से जुड़ी हो, वहां भी वैकल्पिक द्वंद्व होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समाहार द्वंद्व पे चलते हैं। ठीक, समाहार द्वंद्व, तो इसका देखिए कि वह समास जिसके पदों से समूह का बोध हो, वह समास जिसके पदों से समूह का बोध हो उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसके भी नाम में ही परिभाषा है, परिभाषा याद करने की जरूरत है नहीं। अब इसकी स्थितियां देख लीजिए, इसकी स्थितियां क्या हैं। तो स्थितियां देखिए, समानार्थी शब्दों का समूह, समानार्थी मतलब मिलते जुलते शब्दों का समूह रहता है समाहार द्वंद्व में। सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह रहता है, एक सार्थक रहेगा और एक निरर्थक रहेगा। जैसे पानी बानी, ठीक, खाना पीना,
तो पानी सार्थक है और वाणी निरर्थक है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो पानी और कामा वाणी, पानी और वाणी। ठीक, तो पानी सार्थक शब्द है और वाणी निरर्थक शब्द है, जो सब बोल देते हैं हम लोग साथ में। अब देखिए दूसरा, समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह। जो समाज में एक साथ शब्द प्रयोग होते हैं उनका समूह में समाहार द्वंद्व रहता है। तो इसके लिए 3 स्थितियां बनती हैं समाहार द्वंद्व में। पहला, समानार्थी शब्दों का समूह, दूसरा सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह, और तीसरा समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण। पहला नियम पे देखेंगे, पहली स्थिति समानार्थी शब्दों का समूह का उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण से अधिक समझ में आता है। अब देखिए, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्धविराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। पदों का विग्रह करते समय समानार्थी समाहार द्वंद्व में क्या करते हैं? तो पदों के विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्धविराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। ये ध्यान देना है। उदाहरण देखिए, जैसे कपड़ा लत्ता, ये समानार्थी शब्द हैं। कपड़ा कामा लत्ता आदि, इसका विग्रह ये होगा। ये नहीं कि कपड़ा और लत्ता होगा, ऐसा इसका विग्रह नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। या फिर कपड़ा व लत्ता भी नहीं होगा, इसका विग्रह ऐसे होता है, कपड़ा कामा लत्ता आदि। कीट पतंगा, तो कीट का पतंगा का विग्रह ऐसे होता है, कीट कामा पतंगा आदि। घास फूस, तो घास कामा फूस आदि। साग सब्जी, साग कामा सब्जी कामा आदि। ठीक, अब देखिए आगे समझ में आ गया होगा ये समानार्थी शब्दों का। सब समानार्थी शब्द हैं, कपड़ा लत्ता कीट पतंगा घास फूस साग सब्जी। अब देखिए सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह देखिए। पदों का विग्रह करते समय निरर्थक पदों को हटाकर उसके स्थान पर आदि लिख देते हैं। ठीक, ऐसे इसका कर, जैसे पानी वाणी बताया था मैंने, पानी और वाणी, पानी वाणी, तो पानी आदि इसका विग्रह होगा। रोटी वोटी, तो इसका विग्रह होगा रोटी आदि। नानी वाणी, तो नानी आदि। चाय वाय, तो इसका विग्रह होगा चाय आदि। ठीक, यहाँ पे सब में समाहार द्वंद्व है। अब देखिए, समाज में बोले जाने वाले ऐसे शब्द जिनसे वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ठीक, उसका हम उदाहरण देखेंगे। पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्धविराम लगाकर अंत में आदि लिख देते हैं। जैसे नमक मिर्च, नमक और मिर्च, तो नमक कामा मिर्च कामा आदि। दाल रोटी, दाल रोटी को हम लोग बोलते हैं ना साथ में कि दाल रोटी, तो वैसे दाल कामा रोटी और आदि। पेड़ पौधे, तो पेड़ कामा पौधे आदि। ठीक, तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास भी खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम द्वंद्व समास को शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए द्वंद्व के 3 भेद हैं। द्वंद्व के 3 भेद बताए हैं हम। एक था इतरेतर द्वंद्व, एक था वैकल्पिक द्वंद्व और एक था समाहार द्वंद्व। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये हम बताए थे आप सभी को। तो ये अब देखिए कि इतरेतर में ये बताइए, इतरेतर का याद रखिएगा कि इतरेतर में क्या होगा। इतरेतर वैकल्पिक और समाहार। ठीक, ये द्वंद्व के 3 भेद हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं एक बार। तो अब देखिए इतरेतर में क्या होता है, विग्रह करने पे और होता है और वह होता है, और वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं एवं होता है। ठीक, इतरेतर में और वह एवं होता है। वैकल्पिक में क्या होता है, या होता है कामा अथवा होता है। समाहार में क्या होता है, अर्धविराम लगेगा, इसका विग्रह करने पे अर्धविराम लगेगा और आदि रहेगा अंत में, इसका विग्रह करने पे अंत में आदि रहेगा। ठीक, तो इतना ध्यान देना है।
थोड़ा अच्छे से राइटिंग नहीं पे आ रही क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, तो हाथ से स्क्रीन पर लिखने में अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, अभी पेन नहीं है तो इसीलिए थोड़ा अभी अच्छी राइटिंग नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो इतरेतर में क्या होता है, और व और एवं विग्रह करने पे ये आता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखिए पढ़ते हैं साथ पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, पर दिमाग में एक शॉर्ट ट्रिक बैठा लेना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई हो जाती है वैसे, तो दिमाग में से ट्रिक चलता रहेगा। जैसे जैसे तीनों द्वंद्व के नाम आएंगे तो एकदम दिमाग में आ जाएगा कि इतरेतर में विग्रह करने पे और एवं व होता है, वैकल्पिक में विग्रह करने पे या अथवा होता है, और समाहार में द्वंद्व करने पे अर्धविराम कमा आदि आता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों का द्वंद्व समास क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए बिल्कुल अब अच्छे से। द्वंद्व के 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व में ये भी बताया था कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है। तो इतरेतर द्वंद्व में अच्छे से बताया था। वैकल्पिक द्वंद्व में विलोम शब्दों का जोड़ा मिलेगा, समाहार द्वंद्व में समानार्थी शब्दों का जोड़ा मिलेगा। ठीक, उदाहरण भी हम बताए हैं, द्वंद्व समास में अधिक उदाहरण बताए हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश भी किए हैं। ठीक, तो हमारा द्वंद्व और द्विगु समास खत्म हो चला। ठीक, हम लोग बहुव्रीहि पढ़ लिए, कर्मधारय पढ़ लिए, द्वंद्व पढ़ लिए, द्विगु पढ़ लिए। अब बचा है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास बचा है, उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे इन सभी को समझे हैं वैसे भी बिल्कुल उसको भी हम समझेंगे और अच्छे से उसको नोट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इतना समास हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे का तत्पुरुष समास भी कल खत्म हो जाएगा, 2 वीडियो और बनेगा 30-30 मिनट का, 2 वीडियो में तत्पुरुष समास खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो और बन जाएगा। समास खत्म होगा, फिर उसके बाद काल स्टार्ट करेंगे, फिर काल खत्म होगा, फिर संधि स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संधि भी बहुत गलत होता है, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं लोग उसमें। तो संधि का भी मैंने बहुत उदाहरण लिखा है, एक एक संधि के 100-100, 150-150 उदाहरण लिखे हैं। तो जब 100-100 उदाहरण पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा परिभाषा याद होना चाहे हो, हमारा कभी गलत नहीं होगा संधि से। ठीक, वो भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, व्याकरण को, साहित्य को एकदम सरल बनाएंगे। बिल्कुल, बस आप लोग एक बार विश्वास करके देखिए, और आप लोग बहुत मोटिवेट करती हैं हमको। आप लोगों की वजह से ही हम जो भी है पढ़ा पाते हैं, बोल पाते हैं। सर ने तो विश्वास किया ही है, आप सबका भी विश्वास है, इसीलिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी अच्छा। पूरा साहित्य को और व्याकरण को एकदम सरल बनाना है, और मुझे पेपर हमेशा ध्यान में रहता है। मैं सोचती हूँ कि आप लोग अपना वक्त दे रही हैं, देख रही हैं, तो आप लोगों का यहाँ से कुछ फायदा हो, क्योंकि एक एक मिनट की मैं कीमत समझती हूँ। इसीलिए मैं ना खूब भारी चीजें बताती हूँ या फिर कुछ परिभाषा में उलझाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में क्या आएगा। मैं पेपर के हिसाब से कोशिश करती हूँ बताने की, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप लोग अगर 10-20 मिनट 30 मिनट दे रही हैं तो उसका आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए, और मिलेगा भी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। आप लोग बस एक बार विश्वास करिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ अच्छे से अगर समझेंगी, नोट करेंगी, कोशिश करेंगी, इंटरेस्ट लेंगी तभी अच्छे से समझ में आएगा, बिना इंटरेस्ट का नहीं आएगा। तो आप लोग इंटरेस्ट भी ले रही हैं, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से आएगा। हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जितना हम जानते हैं पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को उतना समझाने की, बताने की। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।